वर्क पावर एनर्जी का वर्क है। मैं धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज के पहले टॉपिक, सेकंड टॉपिक्स, थर्ड टॉपिक्स डालता रहूँगा ताकि PYQs और प्रैक्टिस साथ होते रहे। ठीक है, अब सबसे पहले ये मैंने थोड़े PYQs में लाया था। ठीक है, अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्क होता क्या है। ठीक है, हमें सबसे पहले यही समझना पड़ेगा वर्क क्या होता है। सबसे पहले तो वर्क का एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का एक्चुअल फार्मूला होता है। अब इसको जब आप वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये डिराइव करेंगे हम आज। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वर्क डन। अब इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो फोर्स बाहर आ जाएगा, तो ये पहला केस हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट एफ वेक्टर इंटीग्रल ऑफ डी आर, छोटी सी चीज़ का जब आप इंटीग्रल करते हो तो वही नॉर्मल चीज़ आ जाती है, तो मतलब एफ आर। ठीक है, वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए वर्क डन इज स्केलर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका इंटीग्रल ले रहे हैं एफ और डी आर का, तो इसका मतलब ये होता है एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमारा वर्क डन होता है। ठीक है, और अब फोर्स वेरिएबल आ जाएगा। अगर फोर्स वेरिएबल होता तो सेकंड केस, फोर्स वेरिएबल तो वर्क डन इंटीग्रल ऑफ जैसे एक्स में कंपोनेंट, वाई में कंपोनेंट, जेड में कंपोनेंट इनटू उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स में, वाई में और जेड में। तो एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ आई डी आई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। लिमिट्स अलग से लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो दो तरीके जो वर्क होते हैं वो हमने कर लिए। अब इसमें केसेस बनता है वर्क के, जैसे एक केस मान लो जब आप किसी चीज़ को, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मास है मानूँ और अगर मैं एक फोर्स थीटा लेस दैन 90 पे लगाऊँ तो इसका वर्क डन जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब एक और मास रखो, अब थीटा को 90 कर दो, थीटा और फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90, यहाँ पे 90 से कम है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ 90 है, यहाँ 90 से कम है, यहाँ पे वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? अब वर्क डन क्या होता है, एफ वेक्टर आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो मतलब एफ आर कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब ये जो एफ आर कॉस थीटा है मैग्नीट्यूड है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। जब भी थीटा कॉस थीटा में 90 से कम होता है तो ये पॉजिटिव आता है जो वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें ज़ीरो हो जाता है तो ये पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें डिस्प्लेसमेंट करने के लिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए होगा ना। वर्टिकल कंपोनेंट तो ऊपर खींचेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रही है, ऊपर वाले ने मतलब काम ही नहीं करा जब ऊपर कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई। ठीक है, अब ये फोर्स वेक्टर, मास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये वो थीटा 90 से ज़्यादा है तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। ये कैसे होगा, कॉस थीटा
जब भी 180 90 के बीच में लाई करेगा तो थीटा कॉस की जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव ही आती है, तो ये आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। और ये खुद ही देखो, जब आप फोर्स ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहीं और लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो आप फोर्स, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट हो जाएंगे ना। ये तो खींच ही नहीं रहे, ये इसको खींच रहा है लेकिन ये फिर भी आगे जा रहा है, ये कुछ कर रहा है लेकिन ये फिर भी आगे जा रहा है, ठीक है। अब ये हो गए जितने भी क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट जो वर्क में थे वो हो गए। अब एक आपको डेमो क्वेश्चन करा देता हूँ। फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j, ठीक है। पार्टिकल 2,3 से -1,5 पे डिस्प्लेस हुआ, फाइंड वर्क डन। अब इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसके लिए वर्क डन के लिए देखो फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हमारा क्या है, r2 माइनस r1, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, तो -1 माइनस 2i प्लस 5 माइनस 3j, एक्स का फाइनल एक्स का इनिशियल, ये एक्स का फाइनल था ये एक्स का इनिशियल था, -1 माइनस 2, ये वाई का फाइनल था ये वाई का इनिशियल था, 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -3i प्लस 2j, तो 2i प्लस 3j डॉट -3i प्लस 2j, तो ये -6 प्लस 6 आ जाएगा 0। जब भी कोई मास जा रहा है ऐसे यहाँ पे जा रहा है अगर फोर्स, तो मतलब इस साइड जाएगा, इस तरफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगता है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हमेशा फ्रिक्शन की आती है ना वो नेगेटिव ही आती है, ठीक है। कॉस थीटा 180 डिग्री होता है तो -1 आ जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं फ्रिक्शन का, जैसे 2 किलो, F इक्वल 4 न्यूटन, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, या और पार्ट लिख लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी नॉर्मल ऑन ब्लॉक, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक, वर्क डन बाय नॉर्मल ग्रेविटी और वर्क डन बाय नॉर्मल, ठीक है। अगेंस्ट फ्रिक्शन करते हैं सबसे पहले। अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए देखो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू mg या फिर म्यू इंटू नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये अपना म्यू है, 0.1 इंटू 2 इंटू g तो आएगा। तो फोर्स पता चल गया हमें, डिस्प्लेसमेंट मान लो 3 मीटर है, तो ये रहा अपना फोर्स, ये रहा अपना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट -6, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, परपेंडिकुलर है ना ग्रेविटी, नॉर्मल 0, नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर ही होता है। अब हम करते हैं p/q's, ठीक है। तो फिर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, अ फोर्स F is equals to 5i plus 3j plus 2k Newton is applied over a particle which displaces it from origin के रिस्पेक्ट में हमें r दे रखा है, r वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दे रखा है हमें 2i माइनस j, ठीक है। फोर्स वेक्टर हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। टाइम या उसका कुछ रिलेशन नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है, तो वर्क डन इन जूल, वर्क डन इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट R वेक्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन है 10
-3 पॉजिटिव 6 जूल, सॉरी 7 जूल, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ये इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑफ 5y + 20 वर्क डन। ठीक है, ये भी आसान है। देखो, फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 5y + 20, जी क्या। अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट y में हुआ है 0 to 10, तो इसका वर्क डन इन जूल से निकालेंगे अब। ये वाला जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल्स टू, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब देखो जैसे जैसे y बढ़ेगा फोर्स बढ़ता रहेगा, मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ फोर्स वेक्टर इनटू dy, इंटीग्रल ऑफ 5y + 20 इंटू dy, क्योंकि y में कर रहे हैं हम, 0 से 10 लिमिट हो गई, तो इंटीग्रल ऑफ 0 से 10 5y प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 से 10 20 ये dy इक्वल्स टू 5y² बाई 2 0 से 10 प्लस 20y 0 से 10 इक्वल्स टू 5 × 100 बाई 2 प्लस 250, तो इसका आंसर आएगा 450 जूल। फाइनल 450 जूल आएगा इसका आंसर, 450 जूल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, 3x² + 2x - 5 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम x = 2 x = 4। पहले ऐसा क्वेश्चन ही है, फोर्स 3x² + 2x + 5, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे जैसे ये भी फोर्स भी चेंज होता रहेगा, कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है। x 2 से 4, ठीक है, तो वर्क डन x में इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ fx dx, इनिशियल 2 से 4, इंटीग्रल ऑफ 2 से 4 3x² प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 से 4 x माइनस इंटीग्रल ऑफ 5 2 से 4 x³ 2 से 4 x² बाई 2 2 से 4 माइनस 5x 2 से 4। तो ये इंटीग्रेशन आता होगा आपको, 4³ माइनस 2³ 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 इस वाले के लिए हो गया, प्लस 16 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 माइनस 4 बाई 2 2 माइनस 20 10 56 प्लस 6 माइनस 10 टोटल आ जाएगा 62। 70 क्यों आ रहा है इसका, 62 52 तो नहीं आना चाहिए। 3x², अच्छा 2x भी तो था, मैंने 2x आ जाएगा तो ये x² हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये 2x है, मैंने क्वेश्चन गलत देखा है, तो 58 आएगा इसका एक्चुअल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं, क्वेश्चन 18 करेंगे अब।
A force F vector is equals to 2 plus 3x I cap acts on a particle in the x direction. ये फिर से इंटीग्रेशन वाला है, ये भी कर लोगे. F plus 3y square in the positive direction. क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं. एक पार्ट प्रोडक्ट वाला है, तो ये मैंने एक ये करा है, एक ये कर रहा हूँ, ये तीनों आप खुद से करोगे. इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है. 5i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस k कैप. अच्छा नहीं, ये फाइनल है. इनिशियल इसकी ये है, ये इसकी इनिशियल है. 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ 4k कैप. फोर्स वेक्टर 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप. वर्क डन. तो पहले जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो करो. फाइनल माइनस इनिशियल 3i कैप माइनस 2 माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप. अब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो. 15 माइनस 10 प्लस 40 जूल आएगा इसका आंसर 20 का. ठीक है, हो गया ये वाला भी 40 जूल. ठीक है, अब मैं बाकी और भी क्वेश्चन करा देता हूँ जो PYQs में पूछे जा चुके हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन फोर्स वेक्टर ठीक है, इसमें वैसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट. तो एक क्वेश्चन है कि देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन है 60 डिग्री पे. मास इसका यहाँ पे m है. फोर्स इस पे 10 न्यूटन का है. न्यू यहाँ पे आपको दे रखा है 0.1 स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट. ये मास इसका 1 किलो बोला है. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा. 2024 जनवरी सेकेंड शिफ्ट. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब क्या ही कहें. ठीक है, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले फ्रिक्शन का फोर्स निकालो. फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी. लेकिन यहाँ पे म्यू एम जी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइंड है. ये मास एम जी तो ऐसे लगेगा, नॉर्मल ऐसे लगेगा, और यहाँ पे ये म्यू एम जी नॉर्मली तो होता है. यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर आएगा, एम जी कॉस थीटा. तो इज इक्वल्स टू म्यू एम जी इंटू कॉस 60 डिग्री. 0.1 इंटू एम इंटू जी टू 1/2. तो 1/2 ही आएगा इसका आंसर. ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. अच्छा, और ये 10 मीटर चला है, ये भी बोला है 10 मीटर चला है. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन टू फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू 10 मीटर नेगेटिव का 5. ठीक है. और क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, कोई अच्छे क्वेश्चन है इसमें तो, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चंस के लिए अभी थोड़ा आगे की चैप्टर की भी नॉलेज लग रही है इसमें. मेथड
ठीक है, एक और क्वेश्चन है। When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude F vector is equals to ax plus bx square। ये रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ रबर बैंड है। Restoring force of rubber band, the work done in stretching the unstretched rubber band by work done by stretching it from unstretched to length L। ठीक है, फोर्स इस बार कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। और ये क्वेश्चन पूछा था 2014 में। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स इस बार डी एक्स में निकालनी पड़ेगी जो कि एक्स के टर्म्स में है। तो इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डी एक्स ऑफ ए एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ बी एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 0 से एल अनस्ट्रेच्ड टू स्ट्रेच्ड। तो इंटीग्रल ऑफ नहीं ए एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से एल बी एक्स स्क्वायर क्यूब बाई 3 0 से एल। तो ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3, ये आंसर हो जाएगा अपना। ये भी इजी क्वेश्चन था। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह भी होते हैं। ठीक है, ये भी करा देता हूँ। देखो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मैं सिर्फ वर्क के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ा रहा। इसमें जो वर्क डन होता है वो डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करता है, इसका उल्टा ही होता है। ठीक है, जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल mg हो गए, mg, और कौन सा होता है स्प्रिंग फोर्स। इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है जैसे फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब देखो कंजर्वेटिव में क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को, जैसे मैं एक एग्जांपल mg का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से ये हाइट h है, m है। ठीक है, mg तो नीचे लग रहा है तो माइनस mgh वर्क डन हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे लाओ पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे का ऐसे भी घुमा के इसको पूरा ऐसे घुमा के भी लाओ 3, वर्क डन बाय दोनों सेम होंगे। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल देखो, जैसे ये ए है, ये बी है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस डी मान लो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होगी डी। अब मान लो मैं इसे यहाँ से कहीं यहाँ लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या होगा, माइनस म्यू mg डी। अब दोनों को जब देखोगे तो ये दोनों क्या आएंगे, -2 म्यू mg डी
ना, तो मतलब ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव हो गए। तो अब इसका एक PYQ देखता हूँ। ठीक है, देखो ये रहा क्वेश्चन। आप किसी पार्टिकल को ए से बी पे लेकर जा रहे हो और ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा है। यह क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, आपने एक पाथ ये लिया 1, एक पाथ आपने ये लिया 2, एक पाथ आपने ऐसे लिया 3। तो वर्क डन बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, ऐसे अरेंज करो। देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन सब में सेम होगा। ठीक है,